Hello, good morning. Hello, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। हम प्रारंभ करते हैं। कथा संचयन इस किताब की नई कहानी। कहानी का नाम है निर्वासित और लेखिका है डॉक्टर सूर्यबाला। डॉक्टर सूर्यबाला जो आजकल मुंबई में स्थायी हो चुकी है और आमतौर पर मुंबई विश्वविद्यालय में कई हिंदी विभाग के समारोहों में इनको भेंट करने का मौका हमें भी कई बार प्राप्त हुआ और आपको भी अगर कोई हिंदी विभाग का मुंबई विश्वविद्यालय का समारोह होगा तो उनसे मुलाकात आसान हो सकती है। वैसे बनारस से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और अब वो मुंबई में स्थायी है। इन्होंने कई उपन्यास लिखे। सुबह के इंतजार तक, दूसरा अग्निपंखी, तीसरा दीक्षांत। 5 साल पहले दीक्षांत नामक उनका उपन्यास SYBA में अभ्यास के लिए था। उनकी कई कहानी संग्रह भी लोकप्रिय रहे और उन्हीं कहानी संग्रह में से उनकी एक बहुचर्चित कहानी निर्वासित आपको अभ्यास के लिए है। लेखिका का व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे तो वह गांव कस्बों की कहानियां लिखती तो आई, लेकिन महानगर के उस आपाधापी से भरे हुए जीवन को भी वो स्पर्श करती है। क्योंकि आजादी के बाद 70 साल बीत चुके और करीबन 3-4 पीढ़ियां शिक्षित होकर समाज में बसी हुई है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होते, शिक्षित होते, दीक्षित होते और शहरों महानगरों में जा बसते। उस वक्त वो 2 पीढ़ियों में फासला आता है, अंतर आता है कि पुरानी पीढ़ी जो गांव कस्बों देहातों में रहती है और नई पीढ़ी पढ़ लिख कर नौकरी के बहाने शहरों में चली जाती। लेखिका ने हमारे वो ग्रामीण संस्कृति, गांव के वो जो प्राचीन मूल्य है, संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो सभी के सभी गए बीते नहीं है, उनमें से कुछ संस्कार मूल्य अच्छे हैं, लेकिन उसे नई पीढ़ी भूलती जा रही है। इसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई ये कहानी हमारे समक्ष खड़ी हो जाती। देखिए, मैं कहानी पर आता हूं। निर्वासित का अर्थ है जो दूसरों के आश्रय में रहता है,
जो बेसहारा होता है और उसे अपनी जीवन के अंतिम कुछ दिन, वर्ष, विशेषतः बूढ़े माता पिता को अपने बेटों के सहारे जीने पड़ते हैं। और यही इस कहानी का मुख्य बिंदु है। कहानी में देखिएगा, माता पिता और उनके दो बच्चे, बड़े बेटे का नाम है राजन और छोटे बेटे का नाम है रणधीर। पिताजी गांव में नौकरी करते थे और पिताजी की एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि शिक्षा के प्रति उन्हें बड़ा प्रेम था। और पिताजी ने सपना देखा था कि मैं अपने बेटों को खूब पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा अफसर बनाऊंगा। अच्छा सपना था। और जो सपना मां और पिताजी ने देखा उसे अमल में भी लाया और अपने दोनों बेटों राजेन और रणधीर को उन्होंने खूब पढ़ाया। स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। और उस पर भी चार चांद तब लग गए कि दोनों बेटों को कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी खासी नौकरियां मिली। बड़ा बेटा राजेन को वो सरकारी अफसर बना, कोई तहसीलदार, कलेक्टर जैसे ऊंचे ओहदे पर। और छोटा बेटा रणधीर दूर बेंगलोर शहर में बड़ी कंपनी में मैनेजर है। इस कारण माता पिता को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जो सपना देखा था वो सत्य में उतर आया। दोनों बेटे अपने अपने शहर नौकरी के लिए चले गए। फिर माता पिता ने दोनों बेटों की शादियां करवा दी। अब शायद ये माता पिता बूढ़े हुए हैं, उनके सारे सपने पूरे हुए, अब कोई आस बची नहीं है। पिताजी नौकरी करते करते अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होकर उन्हें करीबन 1.5 साल बीत चुका। बेटे उन्हें हर महीना 100 रुपए मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजते हैं, क्योंकि रिटायर होने के बाद हर किसी बेटों का फर्ज होता है कि वह अपने माता पिता का, बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, उनकी लाठी बने। और यह फर्ज निभाते हुए इस गांव में बसे बूढ़े माँ बाप को बेटा 100 रुपए हर महीना मनी ऑर्डर भेजता है, ताकि गांवों में उनकी जिंदगी, जीविका चल सके। दोनों बेटों शहर में हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन कुछ 1.5-2 साल बीत जाने के बाद होता यह है कि बड़ा बेटा राजेन सोचता है कि हर महीने पिताजी को 100 महीने मनी ऑर्डर भेजनी पड़ती है, और वैसे भी गांव में क्या रखा है, क्योंकि भारत देश का हर गांव, खेड़ा, कस्बा देखिएगा, देहात देखिएगा, खेती है, कुछ मजदूर है, गरीबी ही गरीबी, सूनापन। और बेटा सोचता कि हर महीने 100 रुपए मनी ऑर्डर भेजने से अच्छा है
खत लिखता माता पिता को, आप इतने दूर रहते हो, आने जाने के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलती, आपकी बड़ी याद आती है, अगर आप कहीं बीमार हो पड़े तो इतनी दूर आकर आपकी सेवा कैसे करें, वगैरह वगैरह। खत में लिखी हुई बातें कितनी सच है कितनी झूठ है, इसे हम अब आजमा नहीं सकते, कहानी पूरी होते होते आपको उसका पता चलेगा। खत पढ़कर बाबूजी द्विधावस्था में पहुंचते कि क्या करे और क्या न करे, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने उस गांव में गुजारी थी। भले ही बेटे उनसे दूर हो, लेकिन गांव में उनका मन रम चुका था, क्योंकि गांव के लोगों की एक आदत होती है, बूढ़े हो चुके किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी मंदिर के आसपास बूढ़े लोग इकट्ठा हो जाते, गप्पे हाँकते, इधर उधर की बातें होती, दिन कट जाता। और बरसों से उसी गांव में रहने के कारण उनकी बहुत बड़ी जान पहचान होती है परस्पर में। खत पढ़कर पत्नी को सुनाते, दोनों के सामने बड़ा प्रश्न पड़ा है, क्या करे और क्या न करे। कुछ आस पड़ोस वाले राय देते कि बहुत अच्छी बात है कि बेटे ने आपको अपने पास शहर में बुलाया है, बड़ा अफसर है, राज करोगे, उसके पास कई नौकर है, बड़ा बंगलो होता है। कुछ लोग दूसरी राय कहते कि अब बुढ़ापे में दूसरों के आश्रय में क्यों जाएं, यही अपनी रोटी सब्जी खाई जाए। इस द्विधावस्था में पड़े थे, अंत में वे फैसला कर लेते हैं, चाहे जो कुछ हो, कि हम जाए बेटों के पास, क्योंकि उसकी पत्नी रीमा आधुनिक विचारों वाली है, आधुनिक विचारों की पढ़ी लिखी है, और माता पिता रहे बेचारे देहाती, प्राचीन ख्यालात के, पुरानी विचारों के। लेकिन बेटे ने बुलाया है, ना नहीं कह सकते, इसलिए अंत में बूढ़े माता पिता ये फैसला लेते कि चलो बेटों के पास चला जाए। रिजर्वेशन होता, बेटे ने खत में ये लिखा था कि शहर में आते समय वो तमाम सारी पुरानी चीजें, बर्तन वगैरह वगैरह कुछ भी लेकर मत आइएगा, क्योंकि यहां सब कुछ सामान पड़ा है। बेटे के मन में दूसरी भी एक बात चल रही थी, जब माता पिता गांव का वो घर छोड़कर आएंगे तो वो खाली पड़ा हुआ मकान किराए पर दिया जाएगा, उसके भी किराए के पैसे आएंगे। तो ऐसे कई प्रयोजनों को लेकर बेटा माँ बाप को शहर में बुला लेता। ये बूढ़े माँ बाप, बेटे ने रिजर्वेशन किया था, रेलगाड़ी से आते हैं, लेकिन साथ में वो बड़ी बड़ी थैलियां गठरियां लेकर आए। बेटे ने कितना भी ना कहा था, लेकिन वो तमाम सारी पुरानी चीजें, कि जैसे कि कभी कभार रामेश्वरम गए थे, वहां लाल तांबे का कोई लोटा था, कोई छड़ी थी, कोई इस तरह से ऐसे कई छोटे मोटे बर्तन थे, चीजें थी, कई गठरियां कई थैलियां भरकर आए। बेटा राजन माता पिता को लेने के लिए स्टेशन तक आता, उसके दफ्तर के दो चार चपरासी है, सामान निकालते, और उसी वक्त बेटा अपने माता पिता पर गुस्सा भी करता। गुस्सा इस कारण हुआ कि बेटे ने
स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये तमाम सारी चीजें मत लेकर आइएगा। सर आवाज नाही येत। हाँ हाँ, एक मिनट मैं देखता हूं। अब आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ हाँ। तो बेटे ने कहा था कि ऐसी पुरानी चीजें मत लेकर आइएगा। बेटा गुस्सा करता, लेकिन दफ्तर के चपरासी थे इसलिए चुपचाप बैठा। वो तमाम सारी चीजें लाकर जब घर पर लाई जाती, तो पत्नी रीमा भी गुस्सा करती, लेकिन तुरंत वो तमाम सारी चीजें ऊपर बरामदे में रखने के लिए नौकर को कहती, क्योंकि वो आधुनिक विचार वाली है। आस पड़ोस में पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग रहते हैं, वो न जाने क्या सोचेंगे। खैर, अब बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के घर पर रह रहे हैं। जाहिर है कि गांव के आए हुए बूढ़े माँ बाप पुराने ख्यालात, पुराने विचार, और बहू रीमा जो है वो आधुनिक विचारों की पढ़ी लिखी शहर की लड़की। बेटा भी अब शहरी हो गया है। ये शहर में आकर बूढ़े माँ बाप दिन भर करे भी तो क्या करे, क्योंकि यहां न कोई जान पहचान का है, ना कोई परिचित है, ना किसके साथ बात की जाती है। दिन भर बूढ़े पिताजी बेचारे अखबार पढ़ते रहते, अखबार की एक एक पंक्ति पढ़ते। बचे हुए समय में राम तीर्थ ग्रंथावली का पाठ करते। बूढ़ी मां राम नाम की माला फेरती रहती, क्योंकि कोई काम भी बचा नहीं है। काम करने के लिए कई अर्दली है, नौकर है। और बूढ़े माँ बाप ने अगर रसोई में, किचन में कुछ काम भी किया तो बड़े आधुनिक विचार वाली बहू को वो कैसे स्वीकार होगा। इसलिए कोई काम नहीं, धाम नहीं, करे तो क्या करे, दिन कैसा काटे। बूढ़े पिताजी के लिए आसान था कि सवेरे चाय नाश्ता लेकर, छड़ी लेकर वो थोड़ा शहर घूम फिर कर तो आते। दिन काटना उनके लिए मुश्किल था। अब छोटी मोटी बातों पर थोड़ी टकराहट हो रही है बहू और बूढ़े माता पिता में, सास ससुर। एक दिन ऐसा ही हुआ कि दोपहर का खाना खाने के बाद पिताजी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, अखबार पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो गए। मां भी सो गई। 4 बजते ही मां उठ गई। नींद नहीं आ रही थी दोनों को भी। पति भी उठ गए। पत्नी ने पूछा कि क्या नींद नहीं आ रही है, कुछ शरबत बनाऊं? बूढ़े कहते हैं कि अब शरबत का कहां समय है, चाय ही बनाओ। वैसे घर में सब कुछ कामकाज करने के लिए जमुना नाम का नौकर था, लेकिन फिर भी बूढ़ी मां उठती है, स्टोव में मिट्टी का तेल भरती, और मिट्टी का तेल भरते भरते वो बोतल जमीन पर गिर पड़ती, सारा तेल फैल जाता। डर गई बूढ़ी मां कि कहीं बहू ताना न मारे। कपड़ा लेती है, उसे पोंछने की कोशिश करती। बहू रीमा जाग जाती और कहती, क्या कर रही हो माताजी? वो कहती है कि इन्हें नींद नहीं आ रही थी, चाय बना रही हूं। वो कहती कि जमुना को कह देती, अभी आता ही होगा नौकर जमुना।
और कहते कहते बहू ताना मारती कि बुढ़ापे में क्या जरूरत है चाय वाय बनाने की, नौकर जमुना के हाथों से बनवा लो। तब बूढ़ी मां को बुरा लगता कि सारा जीवन मैंने इतना सारा खाना बनाया, सब्जियां बनाई, पकवान बनाए, कभी मेरे पति ने उस पर कोई दोष नहीं निकाला, और अब न जाने बहू कह रही है कि इस बुढ़ापे में अब चाय बनाने की क्या जरूरत। ठीक है, यह है घटना। आगे कहानी बढ़ती हुई, अब बाबूजी क्या करते हैं कि दिन कैसे काटना बड़ा संकट था, इसलिए राम तीर्थ ग्रंथावली का पाठ करते रहते वो, उनके मंत्र पढ़ते रहते। बूढ़ी पत्नी को बुला लेते कि आओ पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि बूढ़ी मां भी हाथ में माला लेकर राम राम का जप करती रहती, बाबूजी राम नाम का पाठ पढ़ते। बाबूजी के कहने पर पत्नी आती, फिर कभी कभार वो अधिकारवश बेटे राजन को भी बुला लेते कि आओ भगवान का नाम स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन बेटा यह कहकर बात टालता कि अब मुझे मीटिंग में जाना है, जल्दी है, वगैरह वगैरह। अब बाबूजी है कि रोजाना सवेरे नहा धोने के बाद, चाय नाश्ता होने के बाद जोर जोर से भगवान की पूजा करते, मंत्रोच्चारण करते। एक दिन बहू रीमा से रहा नहीं गया और वो माँ जी से कहती है, क्या बाबूजी से कहिए कि पूजा पाठ करना है, मंत्रोच्चारण करना है, तो थोड़ी हल्की आवाज में, धीमी आवाज में करे, ताकि आस पड़ोस वाले लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, शहरी वातावरण, शहर की आधुनिकता। फिर दूसरे दिन से मां ने बाबूजी से कहा, फिर बाबूजी ना तो अपनी पत्नी को बुलाते हैं अब, ना ही बेटे को बुलाते, बहुत ही धीमी आवाज में भगवान की पूजा करते। ये दूसरी घटना। यानी कितना बदलना पड़ता है इस तरह से उस प्राचीन पीढ़ी को, उस गांव में रहने वाले बूढ़े माता पिता को, क्योंकि गांव की संस्कृति, गांव के मूल्य, गांव के संस्कार शहरों में चलते नहीं हैं। अब वह किसी के सहारे है, बेटों के घर पर रहते हैं, इसलिए जैसा देश वैसा भेष के अनुसार अब वो जैसा कहेंगे वैसा खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। इस दूसरी घटना के बाद एक तीसरी घटना कहानी में आगे चलकर आती है कि अब बेटा राजन बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, कोई तहसीलदार, कोई कलेक्टर, सरकारी बेंगलो है, सरकारी गाड़ी है, घर में नौकर के लिए अर्दली है, सिपाही है, दो चार नौकर उसके इर्द गिर्द घुमा करते हैं। और ऐसे सरकारी अफसर के घर पर जब वो दफ्तर से भी घर पर आता तो कई लोगों का, दोस्तों का आना जाना जारी है। और बूढ़े माँ बाप उस बंगले के लॉन में बाहर बैठे हैं। बेटे के कुछ दोस्त, कुछ परिचित आते रहते, मिलते, बातें होती, चले जाते। एक दिन बेटे से रहा नहीं गया राजेन से, और उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, जब मेरे कोई दोस्त आएंगे, कोई परिचित आएगा, तो आप आंगन में, लॉन में बैठे रहने से अच्छा होगा कि आप घर के अंदर जाकर, कई कमरे हैं, वहां बैठा करो।
क्योंकि मेरे ये जो दोस्त आते हैं उनको कोई स्मोकिंग करना है, उनको कोई ड्रिंक्स पीना है, तो आपके बुढ़ापे को देखकर वो हिचकते हैं, नाना कहते। इसलिए बेहतर है कि मेरे जब दोस्त शाम के समय आएंगे तो आप अंदर जाया करो, क्योंकि ये शहरी संस्कृति है, ये अफसरशाही है कि वहां इस तरह से परिचितों के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ स्मोकिंग करना पड़ता, ड्रिंक्स करना पड़ता। बूढ़े बाबूजी चुपचाप सुन लेते, क्योंकि करे तो क्या करे, अब वो बेटों के सहारे है, किसी दूसरों के आश्रित है। ले कहानी के शीर्षक के अनुसार वो निर्वासित हो चुके हैं। कहानी आगे आगे बढ़ती है, और कहानी आगे बढ़ने के बाद इस तरह से अब देखिएगा, ये बूढ़े माता पिता और शहरी बेटा और बहू, बहू रीमा को एक लड़की हुई है, अब बड़ी हो चुकी। शायद बेटे ने इसी कारण माता पिता को शहर में बुला लिया, ताकि वह छोटी बेटी की देखभाल कर सके, क्योंकि दिन भर शायद बेटे को बाहर रहना पड़ता। पत्नी रीमा को, बहू को न जाने कहीं इधर उधर घूमना है, फिरना है, भटकना है, कोई किटी पार्टी है, बेटी को संभालेगा तो कौन। और उस वक्त हर बेटे को याद आती है अपने बूढ़े माता पिता की, क्योंकि वह अपनी नातीन पोतीन की अच्छी तरह से परवरिश करेंगे, देखभाल करेंगे। तो देखिए कि आजकल के पढ़े लिखे बेटे शहरों में जाकर पढ़ लिखने के बाद कितने खुदगर्जी होते हैं, कितने स्वार्थी होते हैं, कि किसी नौकर के हवाले अपने बेटों को सौंपने से अच्छा है कि बूढ़े माँ बाप अपनी नातीन और पोतीन को बड़ा प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे। यह स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ होता है। चलिएगा, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और कुछ दिनों के बाद इस तरह से हम देखते हैं कि अब उनका छोटा बेटा, जिसका नाम रणधीर था, वह रणधीर बेंगलोर शहर में था, एकाएक राजन के यहां आता। मां बाप को बड़ी खुशियां होती कि कई दिनों से छोटे बेटे रणधीर को नहीं देखा था, वो दूर बेंगलोर में रहता है। जैसे ही छोटा बेटा रणधीर आता, बड़े आदर से अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता। राजन बड़े गंभीर स्वभाव का है, तो रणधीर थोड़ा हंसमुख, थोड़ा मजाकिया स्वभाव का है। अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके उनके आशीष लेता, और मजाकिया ढंग में कहता कि देखो ये कितना बड़ा आपको सुख है, चैन है, कि बेटे के घर यहां राज कर रहे हो, आपका आदेश सुनने के लिए कई दो चार नौकर चाकर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, बड़ा सुख पा रहे हो। बाबूजी को बड़ी खुशियां होती, आनंद होता कि मेरे दोनों बेटे अपनी जिंदगी में कितने सफल हुए। उसी वक्त बाबूजी को उन दोनों बेटे के बचपन की याद आती, कि दोनों बेटे जब गांव में स्कूल में पढ़ाया करते थे, खूब मस्ती करते, मजा करते। कभी कभी इस तरह से जब स्कूल से लौट कर आते तो फला खेल में जीते, हॉकी में जीते, फुटबॉल में जीते, मेडल दिखाते अपने बाबूजी को। बाबूजी उस मेडल को देखकर गदगद होते, खुशी से फूले नहीं समाते, और कहते ये मेरे दो बेटे दो शेर है,
बाबूजी को अपने बेटों की बचपन की वो बातें याद आती है और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें टपकती। फिर दिन भर खान पान होता, बड़ी देर रात तक गप्पे चलती रहती। बाबूजी भी बैठे हैं, माताजी भी बैठी है, बहू रीमा है। बार बार अपने बेटों की जुबान से जब बाबूजी बाबूजी का नाम आता तो उसको सुनकर माताजी को खुशियां होती कि मेरे दोनों बेटे आज भी अपने माता पिता को भूले नहीं है। लेकिन दोस्तों, असल बात अलग थी। बेटा रणधीर आया था, फिर देर रात हुई। बाबूजी कहते हैं कि चलो देर रात हुई है, अब मुझे नींद आई, मैं चला जाता हूं, सोता हूं। बाबूजी और माताजी सोने के लिए घर में आए और उसी वक्त न जाने कैसे कब दोनों बेटों में कुछ चर्चा हुई, मशविरा हुआ, बातें हुई। और ये वो बातें हैं कि जो कहानी में एक अलग ट्विस्ट लाता है, कहानी को एक नए मोड़ पर लेखक लेकर चले जाते हैं। क्या हुई दोनों बेटों में बातें, क्या चर्चा हुई? तो सवेरे उठने के बाद शायद रणधीर ने वो बात अपने पिताजी से कही। बात सुनकर बूढ़े पिताजी बाबूजी उदास हुए, चेहरे पर खिन्नता आई, निराशा महसूस होने लगी। फिर अपनी पत्नी माताजी के पास आते और बड़े उदास भरे शब्दों में कहते हैं कि सुनो, मैं जा रहा हूं छोटे के साथ। बड़ा यानी कि राजेन, छोटा यानी कि रणधीर। कि सुनो, मैं जा रहा हूं छोटे के साथ। यानी कि अब यहां आते आते दोनों बेटों ने बूढ़े माता पिता का बंटवारा किया था कि इन दो बूढ़े माँ बाप का खर्चा कौन उठाएगा, और उठाएगा तो अकेला कौन उठाएगा और क्यों उठाए। तो बंटवारा होता है माता पिता का। हमें याद आती है देश का भी बंटवारा हुआ था, चाहे धर्म के नाम पर। यहां उन माता पिता का बंटवारा होता है कि जिस माता पिता की बदौलत हम बच्चे इस दुनिया का दर्शन करते हैं। वो माता पिता कि जो हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते, तुतलाते हुए हम बोलते हमें बोलना सिखाते, पढ़ लिखा कर दुनिया का सामना कैसे करना ये सिखाते, शायद हमें नौकरी रोजगार धंधा करने के लिए काबिल बनाते, शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाते, हमारी शादियां कर देते। और अब बुढ़ापे में उनके खर्चे का बोझ बेटों को महसूस होता है। तय क्या हुआ? माता पिता का बंटवारा। अब यहां जो है राजेन के यहां उसकी छोटी बच्ची है, उसे पालने पोसने के लिए बूढ़ी मां की जरूरत है। रणधीर कहता कि आप मेरे साथ मेरे शहर चले आओ, मां यहां रहेगी ताकि वो छोटी बच्ची को पाल सके, उसकी निगरानी कर सके, देखभाल कर सके, और आप मेरे साथ मेरे शहर में आइएगा। कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी की डिलीवरी होगी, तब आप राजन के पास चले आओ और मां मेरे पास आएगी, क्योंकि मेरी पत्नी की डिलीवरी होगी तो उसकी देखभाल करने के लिए
इस तरह से किसी बूढ़ी माँ की जरूरत होती है। कहानी यही पर है। तो देखिए दोस्तों कि वे बूढ़े माँ बाप कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कष्ट किया, मेहनत की, परिश्रम किया, जिंदगी में एक सपना देखा था कि मेरा लाल, मेरा बच्चा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, शिक्षा दीक्षा दूंगा, वो बड़ा अफसर बनेगा, और अफसर बनने के बाद वो मेरा नाम दुनिया में, समाज में, गांव में रोशन करेगा। हर माता पिता ये सपना देखते हैं। निर्वासित कहानी के बाबूजी ने भी ये सपना देखा। सपना ना बल्कि देखा, उस सपने को सत्य में उतारने के लिए मेहनत की, पाई पाई इकट्ठा की, स्कूली शिक्षा दी, शहर में कॉलेज की शिक्षा दी, उसके लिए एक बार पेट को काटा, भूखे रहे, बच्चे को इतना पढ़ाया, शिक्षित दीक्षित किया, अब बेटे बड़े अफसर बने, और वही बेटे कि हमारी भारतीयत्व इसमें है कि बुढ़ापे में बेटे अपने पिताजी की लाठी बने, सहारा बने। लेकिन ये कौन सी नई आधुनिकता है? ये कौन सी नई फैशन है? ये कौन से विचार है कि आजकल बेटों को अपने माता पिता बोझ महसूस होते हैं, घर में एक बाधा लगती है। उनके पास बूढ़े माता पिता पर खर्च करने के लिए पैसे तो होते हैं, इसलिए घर में अड़चन बने अपने बूढ़े माता पिता को ये आजकल के नए पीढ़ी के, ये नए विचारों के, ये पढ़े लिखे बेटे क्या करते? उन्हें वृद्धाश्रम में भेजते। देखिए उन माता पिता पर क्या बीतती होगी कि कहने के लिए एक नहीं दो बेटे हैं, बहुएं हैं, नातीन पोतीन हैं, उनके पास बड़े बड़े कमरे हैं। अगर तुम्हारा ये है तो उनका बूढ़े माँ बाप का भी गांव है, गांव में उनका अपना घर है, खुद का घर है। लेकिन ये पढ़े लिखे बेटे वो गांव का घर, खेती बेच डालते, उन्हें बूढ़े माँ बाप को बेसहारा करते, और उन पर यह नौबत आती कि उन्हें एक घर में अड़चन बनकर रहना पड़ता, बाधा बनकर रहना पड़ता, या कभी कभार उन्हें इस तरह से वृद्धाश्रम में जाना पड़ता। तो ये जो निर्वासित होने का जो जिंदगी है, वो जो अनुभव है, वो बुढ़ापे में कितना दर्दनाक है, कितनी वेदना और पीड़ा पहुंचाने वाला है। इन बुढ़ापे की इन समस्याओं को कौन जानेगा, कौन समझेगा, और इसे किस प्रकार उलझाया जाए, इस पर कौन से उपाय होंगे, ये आज आप जैसी नई पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। दोस्तों एक बात निश्चित है, आप चाहे जितना पढ़े लिखो, कितने भी बड़े साहब बनो, अफसर बनो, तहसीलदार बनो, मामलेदार बनो, कलेक्टर बनो, किसी कंपनी के सीईओ बनो, लेकिन अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर वे ना होते तो हम इस जिंदगी में ना आते, अगर वे ना होते तो इस तरह से हमारा कुछ भी वजूद ना होता, और हम बुढ़ापे में उन्हीं को घर से हकाल देते थे। तो कहानी का यही एक संदेशा है कि चाहे बूढ़े माँ बाप हुए हो, लेकिन उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ आते आते इस संदेश के साथ मैं इस कहानी को पूरा करता हूँ। आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो उसे जरूर पूछिएगा।